सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। और मेरा ऐसा मानना है कि ये क्लास 9th का सबसे मुश्किल चैप्टर है हिस्ट्री का, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि इसको आसान तरीके से आपके सामने रख सकूं और कोई शॉर्टकट नहीं होने वाला। हर एक पैराग्राफ पे हम पूरा ध्यान देने वाले हैं, लाइन बाय लाइन। और ये चैप्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है द एज ऑफ सोशल चेंज, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की। और जैसा कि आप सबको पता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा है कि फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड थी अलग अलग स्टेट में, क्लर्जी, नॉबिलिटी एंड थर्ड स्टेट। और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों को बताया कि सोसाइटी चेंज हो सकती है, ये परमानेंट नहीं है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी चेंज हुई, और ना केवल सोसाइटी चेंज हुई बल्कि ये जो आइडिया है सोसाइटी चेंज करने का, लोगों को यकीन आने लगा कि लोगों के पास इतनी पावर होती है कि वो सोसाइटी को चेंज कर सकें। और ये आइडिया सब जगह पे डिस्कस होना स्टार्ट हुआ। और इंडिया में भी राजा राममोहन रॉय और डेरिजियो ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के सिग्निफिकेंस पे बात की। जिस स्पीड में सोसाइटी चेंज हो रही थी, सारे लोग खुश नहीं थे, और सारे लोगों का जो रिस्पॉन्स था चेंज को लेकर वो अलग था। कुछ लोग थे जो चाहते थे कि ये चेंज बहुत ही स्लो हो, कुछ लोग रेडिकली यानी कि बहुत ही तेजी से पूरी सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे। अब बात करते हैं लिबरल्स की। देखिए, लिबरल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें सारे रिलीजन को टॉलरेट किया जाए, किसी भी रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर, यूरोप के अंदर ज्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते थे, तो फिर वहां पर किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन? तो मैं आपको बता दूं कि क्रिश्चियनिटी के भी अलग अलग सेक्ट होते हैं। कुछ कैथोलिक होते हैं, कुछ प्रोटेस्टेंट होते हैं, कुछ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को बिलीव करने वाले होते हैं। और जिस भी नेशन में जिस भी सेक्ट के ज्यादा लोग होते थे, वो बाकी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो लिबरल्स ये चाहते थे कि सारे रिलीजन के लोगों को टॉलरेट किया जाए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। लिबरल्स के बारे में 6 पॉइंट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, जो मैं आपको बता चुका हूं, लिबरल्स वांटेड अ नेशन व्हिच टॉलरेट ऑल द रिलीजन। सेकंड, लिबरल्स अपोज करते थे किसी भी अनकंट्रोल्ड डायनेस्टिक रूलर्स को। ऐसे राजा को वो लोग अपोज करते थे जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो, जो अपनी मनमानी करता हो। ठीक है। तीसरी चीज, दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। देखिए, जैसा कि इंडिया में हर पर्सन के पास राइट है, अगर गवर्नमेंट कुछ भी गलत करती है तो वो अपने राइट का यूज कर सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या गवर्नमेंट उसे कोई भी काम करने के लिए रोक नहीं सकती जो रीजनेबल हो, जो लॉजिकल हो, जैसे एजुकेशन लेना, प्रोफेशन को ज्वाइन करना। तो इस तरह के राइट हमारे पास हैं। तो लिबरल्स चाहते थे कि सिटीजन के पास राइट का सेफगार्ड हो। अगली चीज है, वो किस तरह की गवर्नमेंट चाहते थे? वो चाहते थे कि एक इस तरह की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो जिसमें सब लोग इलेक्टेड हों। ठीक है। वो चाहते थे कि एक वेल ट्रेन जुडिशरी हो। तब बोलोगे सर, यहाँ पे तो इलेक्शन की बात हो रही है, रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है, जुडिशरी की बात हो रही है, इसका मतलब क्या लिबरल्स डेमोक्रेट्स थे? क्या लिबरल्स वो लोग थे जो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं? नहीं। देखो, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। अब देखो, कमाल की बात यह है कि डेमोक्रेसी की ऑलमोस्ट सारी डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, लेकिन एक चीज है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि हर सिंगल पर्सन के पास राइट टू वोट हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन यहाँ पे लिबरल्स का सोचना थोड़ा अलग है। यहाँ पे वो चाहते हैं कि केवल वो मेन जिनके पास प्रॉपर्टी है, केवल वो ही वोट करें। दे ऑल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन। ठीक है। तो ये लिबरल्स के बारे में सारी चीज। देखिए, लिबरल्स के एकदम अलग रेडिकल एक ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें जो गवर्नमेंट हो वो मेजोरिटी पे बेस हो, यानी कि जिस भी रिलीजन के ज्यादातर लोग हैं, जिस भी कम्युनिटी के ज्यादा लोग हैं, उन्हीं की गवर्नमेंट हो। सेकंड पॉइंट है दैट मेनी सपोर्टेड राइट टू वोट फॉर द वुमेन। ठीक है। वो चाहते थे कि वुमेन के पास राइट टू वोट हो। अनलाइक लिबरल्स, दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर्स। ठीक है। यहाँ पे जो लिबरल्स हैं वो सपोर्ट करते हैं लैंड ऑनर्स के प्रिविलेजेस का, लेकिन यहाँ पे रेडिकल्स उनका अपोज करते हैं। ये एक चीज है जिसमें दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। रेडिकल प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि किसी एक पर्सन के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे एसेट का कंसंट्रेशन हो। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव्स। अब कंजर्वेटिव्स वो लोग हैं जो रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों को अपोज करते थे। दूसरा पॉइंट है कंजर्वेटिव्स के बारे में। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसी पावरफुल इवेंट है जिसके बाद इवन कंजर्वेटिव्स ने चेंजेस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इसके पहले 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज। वो बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहते थे बाय द 19th सेंचुरी। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, थोड़ा चेंज तो सोसाइटी में ऐसा है जिसको हम रोक नहीं सकते। इसके साथ भी वो बिलीव करते थे कि ठीक है, चेंज तो जरूरी है, लेकिन पास्ट रिस्पेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। दीस पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ न्यू टाइम। देखो, ये पॉलिटिकल ट्रेंड जिसमें लोग आइडियाज के बारे में बात कर रहे हैं, फिलोसफी के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा साइन है जो दिखाता है कि सोसाइटी में चेंज आना शुरू हो चुका है। ठीक है। ये ऐसा ट्रेंड है जो ये शो करता है कि हाँ भाई, सोसाइटी में चेंज आना शुरू हो गया है। लेकिन ये जो चेंज है, ये केवल मेंटल चेंज नहीं, ऐसा नहीं था कि लोगों के आइडिया, लोगों की फिलोसफी चेंज हो रही थी, लेकिन इसी के साथ कुछ इकोनॉमिकल और सोशल चेंजेस भी लोगों ने देखे। उसमें सबसे बड़ा चेंज ये था, नई सिटीज बनना शुरू हो गई थी, कुछ नए इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे, रेलवे लाइन का एक्सपांड होना शुरू हो गया था, लोग एक जगह से आ सकते थे, जा सकते थे, अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अब आप बोलोगे सर कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो अच्छी चीज है, बिल्कुल अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ ही कई सारी प्रॉब्लम भी लेके आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना केवल मैन वुमेन बल्कि बच्चों तक को भी फैक्ट्री तक खींच लाया। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इनको कई घंटों तक काम करना पड़ता था, वो भी पुअर वेजेस के साथ। तीसरी चीज ये, जैसा मैंने आपको बताया कि ज्यादातर लोग जो गांव से यहाँ पे आ रहे थे, उनके पास रहने के लिए सही जगह नहीं थी, तो स्लम्स बनना स्टार्ट हो रहे थे। हाउसिंग की, सैनिटेशन की, खाने
खाने पीने की, ये सारी प्रॉब्लम भी उनको फेस करना पड़ रही थी। देखिए इस चैप्टर में एक पैराग्राफ है जो बात करता है गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। जैसा कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा कि 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद फ्रांस में फिर से मोनार्की को रीस्टैब्लिश कर दिया गया था। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया में कुछ रेवोल्यूशनरीज थे जो एग्जिस्टिंग मोनार्क को ओवरथ्रो करना चाहते थे, उनको हटाना चाहते थे। इसके बाद एक और ग्रुप ऑफ पीपल है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट वो पीपल हैं जो एक ऐसे नेशन की बात करते हैं जिसमें लोग अपने जैसे लोगों के साथ रहें, अपनी जैसी लैंग्वेज बोलने वाले, अपने जैसे कल्चर वाले लोगों के साथ रहें, ठीक है, जिसमें सारे लोगों के पास इक्वल राइट हो। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है गुसेपी मैज़ीनी का। गुसेपी मैज़ीनी वो नेशनलिस्ट हैं जो इटली के नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं। कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स के बाद अब हम लोग बात करेंगे सोशलिज्म की। देखिए सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया है जिसमें लोग ये बिलीव करते हैं कि सोसाइटी में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, वो किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ये जो आइडिया है अब तक का सबसे फार रीचिंग आइडिया है सोसाइटी का। कोई आइडिया स्टार्ट होता है मिड 19th सेंचुरी यूरोप के अंदर और धीरे धीरे ये सब जगह पर स्प्रेड होने लगता है। अच्छा, जो सोशलिस्ट पीपल थे वो ऐसा मानते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो ही सोसाइटी में हर बुरी चीज का रीजन है। देखिए ये लोग मानते हैं कि जो इंडिविजुअल ओन प्रॉपर्टी है ऑफकोर्स वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, सारा फायदा इन लोगों के पास ही जाता है। ये लोग मानते थे कि अगर हम एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बात करें जिसमें किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं बल्कि सारे लोगों के पास अगर प्रॉपर्टी का कंट्रोल होगा, पीपल के वेलफेयर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा, सब लोग खुश रहेंगे। सोशलिस्ट ना अलग अलग नजरिए से सोशलिज्म को देखते थे। कुछ लोगों का कहना था कि सोशलिज्म कोऑपरेटिव के थ्रू आ सकता है, कुछ लोगों का मानना था कि सोशलिज्म को हम कैपिटलिस्ट को हटा के या कम्युनिस्ट टाइप की गवर्नमेंट को लाके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम दोनों तरह के आइडियाज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोऑपरेटिव आइडिया वाले सोशलिज्म की। तो यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल रॉबर्ट ओन का और दूसरा एग्जांपल लुईस ब्लेन का। देखिए रॉबर्ट ओन एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। वही मानते थे कि ना केवल इंडिविजुअल को कोऑपरेटिव के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए बल्कि वो मानते थे कि गवर्नमेंट को भी लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि वो कोऑपरेटिव स्टार्ट करें। ठीक है, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? देखिए कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि सब लोग साथ में चीजों को प्रोड्यूस करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसको बराबर बांट लेंगे। देखो अब जो लुईस ब्लेन है वो भी कुछ ऐसे ही चाहते थे। वो भी चाहते थे कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव को इनकरेज करे और जितने भी कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस हैं जो भी कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन करते हैं उसको इन कोऑपरेटिव के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया है वो दिया कार्ल मार्क्स ने। देखो कार्ल मार्क्स का आइडिया ना आप इन 5 पॉइंट में बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो। कार्ल मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिस्ट फैक्ट्री के मालिक होते हैं और सारा प्रॉफिट भी उन्हीं के जेब में जाता है। लेकिन प्रॉफिट आता कहां से? ये प्रॉफिट आता है वर्कर से। वर्कर्स चीजें प्रोड्यूस करते हैं और वहीं से ये प्रॉफिट जनरेट होता है। लेकिन इन्हीं वर्कर की कंडीशन पे कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, सारे जो कैपिटलिस्ट हैं उनका एक ही गोल होता था कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अक्यूमुलेटेड किया जाए। अब कार्ल मार्क्स वर्कर से ये चाहते थे कि सारे वर्कर एक साथ आए और इन कैपिटलिज्म को उखाड़ के फेंक दे। और कार्ल मार्क्स ये भी मानते थे कि सारे वर्कर को साथ आके एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जिसमें सारी प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल्ड हो। और वो कहते थे कि अगर कैपिटलिस्ट की और वर्कर की लड़ाई हुई तो यकीनन जीत वर्कर्स की होनी। अब नेक्स्ट टॉपिक है 1.4 सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सोशलिज्म का आइडिया सब जगह पे फैल रहा था। अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टीज बन रही थी जो सोशलिज्म के आइडिया पे बेस्ड थी। अब इन अलग अलग कंट्रीज की सोशलिस्ट पार्टी को कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी थी जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। अब आप पूछेंगे कौन कौन सी कंट्रीज थी जहां पे सोशलिस्ट पार्टी स्टैब्लिश हुई। देखिए अब वर्कर्स ने इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में साथ आके अलग अलग तरह के एसोसिएशन बनाना स्टार्ट किए ताकि वो बेटर लिविंग कंडीशन के लिए लड़ सके। हमारे पास 3 एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है जर्मनी जहां पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी स्टैब्लिश हुई थी। दूसरा एग्जांपल है लेबर पार्टी का ब्रिटेन में और तीसरा एग्जांपल है सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस।